हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 30 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 30वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 30वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस 30वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि बी टी बराबर 42 और वाई सी बराबर 77 लिखा जाता है तो एच आर बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि बी टी बराबर 42 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि वाई सी बराबर 77 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि एच आर बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि बी टी बराबर 42 कैसे लिखा गया है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर हमें पता करना है कि बी टी बराबर 42 कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। बी के बाद में टी, टी आता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन दोनों को संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 दुआ के बन जाएगा 40 और मेरे भाई 40 के अंदर यदि हम क्या कर दें +2 कर दें तो 40 और 2 मिलकर बन जाएगा 42। और ध्यान से देखिए 42 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि वाई सी बराबर 77 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है वाई, वाई आता है कितने नंबर पर, 25 नंबर पर है। वाई के बाद में क्या है सी, सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 25 75 है। और मेरे भाई यहाँ पर 75 के अंदर यदि हम क्या कर दें +2 कर दें तो 75 और 2 मिलकर बन जाएगा 77 है। और ध्यान से देखिए 77 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि एच आर बराबर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो पहला लेटर है क्या एच, एच आता है कितने नंबर पर मेरे भाई, 8 नंबर पर है। एच के बाद में क्या है आर, आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 अंटे हो जाएगा 144 और सभी के अंदर +2 किया गया है। तो 144 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 144 और 2 मिलकर बन जाएगा 146। यानी कि एच आर बराबर लिखा जाएगा 146। अब हमें देखना है कि 146 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 146 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि गहना, सोना और चांदी इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला शब्द है गहना और दूसरा शब्द है सोना। तो क्या गहना और सोना इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है गहना और सोना इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जो सोना है ये क्या है, गहना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आगे दिया गया है सोना के बाद में चांदी। तो क्या सोना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, सोना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि सोना अलग होता है और चांदी अलग होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, गहना और चांदी के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या गहना और चांदी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है चांदी और गहना के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई चांदी भी क्या है, एक प्रकार से गहना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया मेरे भाई, कॉमन हो गया यहाँ पर गहना। ठीक है, यानी कि सोना भी क्या है, गहना है और चांदी भी क्या है, गहना है। तो यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, गहना के लिए। उसके बाद में क्या है, सोना। सोना क्या है मेरे भाई, एक प्रकार से गहना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे गहने के अंदर किसका, सोने का। उसी प्रकार से तीसरा शब्द क्या, चांदी। चांदी भी क्या है, एक प्रकार से गहना है। तो मेरे भाई चांदी का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर है, गहना के आरेख के अंदर है। और मेरे भाई सोना और चांदी दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर सोना और चांदी हैं अलग अलग है। यानी कि गहना, सोना और चांदी इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस सीरीज को आप सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको मेरे भाई सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो आपको क्या करना है, उस सीरीज को सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर। कैसे, तो यहां पर देखिए सबसे पहले सीरीज के अंदर संख्या दी गई है 8 है। 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है 12। तो 8 से 12 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है 16। 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए मेरे भाई 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 से 12 बना कैसे, +4 करने से। 12 से 16 बना कैसे, +4 करने से। यानी कि दोनों में +4 हुआ है। तो मेरे भाई 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो 16
16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसी टाइप से जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहली संख्या 16, ठीक है। 16 के बाद में एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है, 32 है। तो 16 से 32 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 16 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32। फिर देखिए इसी प्रकार से 32 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे बन रहा है 64। तो 32 से 64 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 32 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो यहाँ पर बन जाएगा 32 दुआ के 64। फिर इसी प्रकार से 64 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16 से 32 आया कैसे, दोगुना करने से। 32 से 64 आया कैसे, दोगुना करने से। तो मेरे भाई 64 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 64 का कर देंगे दोगुना। तो मेरे भाई 64 का दोगुना होता है कितना, 128। यानी कि मेरे भाई पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 20 और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी 128। अब हमें देखना है कि संख्या 20 और 128 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 20 और 128 ये हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 80 रुपए की फीस के अंदर आपको लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर
क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 64 से यहाँ पर 26 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 64 से यहाँ पर 26 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 86 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 64 से यहाँ पर 26 कैसे बना है। तो 64 से 26 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 64 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 6 चौका 24 और 24 के अंदर यदि हम क्या कर दें +2 कर दें तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 86 के अंदर और 86 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 86 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 8 छिके 48 और जिस प्रकार से यहाँ पर 24 के अंदर +2 करके यहाँ पर 26 लाया गया है उसी प्रकार से हम इस 48 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो मेरे भाई 48 और 2 मिलकर बन जाएगा 50, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर संख्या 50 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कि आप सभी के सामने पांचवा प्रश्न लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से यू ई का संबंध है आर जी के साथ में उसी प्रकार से डी एन का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर है यू, यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है। यू के बाद में है ई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है अल्फाबेट लेटर आर, आर आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 18 नंबर पर है। आर के बाद में क्या है जी, जी आता है कितने नंबर पर 7 नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यू आता है 21 नंबर पर है, 21 से यहाँ पर आर यानी कि लिखा गया है 18, तो 21 से 18 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 21 में से क्या कर दें -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। फिर यहाँ पर देखिए आगे ई से लिखा गया है जी, यानी कि 5 से लिखा गया है 7, तो 5 से 7 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, पहले लेटर के अंदर -3 किया गया है और दूसरे लेटर के अंदर +2 किया गया है और मेरे भाई ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि डी एन से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों अल्फाबेट लेटर का करेंगे
नंबरिंग है। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है डी। डी आता है कितने नंबर पर? 4 नंबर पर है। डी के बाद में क्या है? एन। एन आता है कितने नंबर पर? 14 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। अब मेरे भाई पहले लेटर के अंदर क्या किया गया था? -3। तो देखिए डी आता है कितने नंबर पर? 4 नंबर पर है। अब 4 के अंदर हम क्या कर देंगे? -3 कर देंगे। तो 4 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और 1 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ए, तो यहाँ पर हम भर देंगे ए। ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए एन से आगे चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए -3 करने के बाद में क्या किया गया था? +2 किया गया था। तो एन यानी कि 14 के अंदर हम क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। तो 14 और 2 मिलकर बन जाएगा 16। और मेरे भाई 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी, तो यहां पर हम भर देंगे पी। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा ए पी। अब हमें देखना है कि अल्फाबेट लेटर ए पी किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, अल्फाबेट लेटर ए पी हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है कूलाम और ऑप्शन डी है जूल प्रति सेकंड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए विटामिन सी की कमी के कारण है, ऑप्शन बी है विटामिन के की कमी के कारण है, ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी के कारण है और ऑप्शन डी है विटामिन बी की कमी के कारण है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिडियस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टीनिया और ऑप्शन डी है ग्लेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर
पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। और कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना, स्टेपीज हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, या फिर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, भूकंप की तीव्रता या भूकंप दोनों एक ही बात है, और इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कमरे के तापमान पर किस गैस की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस की, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन गैस की, ऑप्शन सी है हीलियम गैस की और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन गैस की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो एक काम करो, इस प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऑप्शन ए फ्लोरीन तत्व, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तत्व,
ऑप्शन सी है नाइट्रोजन तत्व और ऑप्शन डी है क्लोरीन तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से फ्लोरीन तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न हमने काफी बार आपको करवाया है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के शासनकाल को, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन के शासनकाल को, ऑप्शन सी है धर्मपाल के शासनकाल को और ऑप्शन डी है अकबर के शासनकाल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड देश इन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, जर्मनी और पोलैंड देश इन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को जाना जाता है हिंडनबर्ग रेखा के नाम से। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैकमोहन रेखा है, ये भारत और चीन देश की आपस में क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसी प्रकार से जो डूरंड रेखा है मेरे भाई, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच की क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, ऑप्शन डी में दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। तो मेरे भाई रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों की क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हैजा और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया बीमारी होती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और आज के इस क्लास के अंदर हमने रामबाण 20 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।